स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो कानूनी लगता है, पर असल में हमारी डे टू डे लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अनुच्छेद 19। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इस बात का जवाब है कि एक आज़ाद देश के नागरिक होने के नाते हम क्या-क्या कर सकते हैं और कहाँ हमारी सीमाएं शुरू होती हैं। हाँ, और इसी को समझने के लिए हमारे पास डी बसु की मशहूर किताब पर आधारित कुछ नोट्स हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमें कौन सी 6 आज़ादियाँ मिली हैं, बल्कि उस एक शब्द के जाल को समझना है जिस पर सब कुछ टिका है। उचित प्रतिबंध। बिल्कुल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और यही संतुलन इसे सबसे दिलचस्प बनाता है। ये व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच एक तरह की रस्साकशी है, जिसे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि मेरी आज़ादी की एक सीमा है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये सीमा कौन तय करता है? चलिए इन्हीं सवालों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19(1 हमें कौन सी 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है? देखिए, इसमें 6 आज़ादियां हैं। पहली और जो सबसे मशहूर है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल। दूसरी है शांति से, बिना हथियारों के, मतलब पीसफुली असेंबल होने की आज़ादी। तीसरी है कोई भी संगठन या संघ बनाने की आज़ादी। और बाकी 3? चौथी है भारत में कहीं भी बेरोक टोक घूमने की आज़ादी। पांचवी है देश के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आज़ादी। और छठी, जो बहुत ज़रूरी है, वो है कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। दिलचस्प बात यह है कि पहले ये 6 नहीं 7 थी, है ना? बिल्कुल। ये एक बड़ा दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ है। मूल संविधान में 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार। अच्छा। लेकिन 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास सिर्फ ये 6 बची हैं। तो ये है हमारे अधिकार, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्या ये अधिकार असीमित है? क्या मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह सकती हूँ, या घूमने की आज़ादी के नाम पर कहीं भी जा सकती हूँ? और यहीं पे वो जादुई शब्द आता है, उचित प्रतिबंध। भारतीय संविधान की यही खूबी है कि वो अमेरिका की तरह सिर्फ अधिकार देके नहीं छोड़ देता। वो साथ में ये भी बताता है कि किन आधारों पर इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो ये प्रतिबंध क्या है? जैसे बोलने की आज़ादी पर किस तरह की रोक लग सकती है? इसके लिए संविधान में 8 आधार दिए गए हैं, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों से दोस्ती, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी को अपराध के लिए उकसाना। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। और दूसरी आज़ादियां, जैसे कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता, उस पर भी रोक लग सकती है? हाँ, उस पर 2 मुख्य आधारों पर रोक लग सकती है। एक तो आम जनता के हित में और दूसरा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने पर इसलिए रोक है ताकि उनकी जो अनोखी संस्कृति और जीवन शैली है वो बची रहे। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, यानी गाड़ी चलाने का अधिकार, पर आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही होगा। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। ट्रैफिक नियम तो सबके लिए साफ लिखे होते हैं। रेड लाइट का मतलब रुकना है, पर क्या उचित प्रतिबंध भी उतने ही साफ होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये उतने साफ नहीं होते, और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। ईमानदारी से कहूँ तो ये उचित शब्द ही मुझे थोड़ा उलझाता है, क्योंकि जो सरकार के लिए उचित है वो एक आम नागरिक के लिए बिल्कुल अनुचित हो सकता है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। तो इसे तय कौन करता है? क्या सरकार कह सकती है कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है और बस बात खत्म? नहीं, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अंतिम निर्णायक अदालतें होती हैं। सिर्फ इसलिए कि सरकार को लगता है कि कोई प्रतिबंध लगाना सही है, अदालत उसे आंख बंद करके नहीं मान लेती। अच्छा। सरकार को ठोस तर्क और सबूत देने पड़ते हैं। सिर्फ हमें ऐसा लगा कहने से वो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन से काम नहीं चलता। अदालत एक तराजू लेकर बैठती है और तौलती है। एक पलड़े में व्यक्ति का अधिकार और दूसरे में समाज का हित। संतुलन कहाँ है? तो अदालतें इसे कैसे जांचती हैं? क्या कोई खास पैमाना है? अदालतें ये देखती हैं कि प्रतिबंध
क्या वो प्रतिबंध मनमाना या जरूरत से ज्यादा कठोर तो नहीं है? क्या जिस समस्या को सुलझाने के लिए कानून बनाया गया है, वो कानून उस समस्या से भी बड़ा तो नहीं हो गया? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम एक असली केस देखते हैं। हमारे नोट्स में वो बीड़ी बनाने वाला एक मामला था, है ना? वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो एक क्लासिक केस है। कल्पना कीजिए, आप एक गांव में रहती हैं और बीड़ी बनाकर अपना घर चलाती हैं। अचानक सरकार एक कानून लाती है कि फसल के समय कोई भी बीड़ी नहीं बनाएगा। क्यों? ताकि सारे मजदूर खेती के काम के लिए उपलब्ध रहें। आपको कैसा लगेगा? पहली नजर में सरकार का इरादा अच्छा लग सकता है कि खेती जरूरी है, मजदूर चाहिए, लेकिन मेरा तो पूरा कारोबार ही ठप हो जाएगा। बिल्कुल। और अदालत ने भी यही कहा। अदालत ने माना कि ये प्रतिबंध अनुचित है, ये जरूरत से ज्यादा है। आपने एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों लोगों के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अदालत ने कहा, आप मजदूरों के काम के घंटे नियंत्रित कर सकते थे या कोई और रास्ता अपना सकते थे, पर पूरी तरह से रोक लगाना ये अनुपातहीन है। तो मतलब सिर्फ उद्देश्य सही होना काफी नहीं है, तरीका भी सही और संतुलित होना चाहिए। एकदम सही। और ये सिर्फ कानून के क्या होने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके कैसे लागू होने के बारे में भी है। प्रक्रिया भी निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो। प्राकृतिक न्याय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी के खिलाफ एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। जिस पर असर पड़ रहा है उसे अपनी बात रखने का यानी सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए। इन सभी अधिकारों में से एक ऐसा है जो शायद सबसे ज्यादा खबरों में रहता है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, बोलने और अपनी बात कहने की आजादी। ये सिर्फ बोलने तक सीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी व्याख्या बहुत व्यापक है। इसमें लिखना, छापना, पेंटिंग, फिल्में, इशारे, कार्टून, हर वो तरीका शामिल है जिससे आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नोट्स में कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे कि अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी अभिव्यक्ति का एक रूप माना गया है। और तो और चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। हाँ, कोई आपको कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सही बात है। और इसी से एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार निकला है, जानने का अधिकार, खासकर चुनावों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनकी संपत्ति के बारे में जानने का पूरा हक है, ताकि वो सोच समझकर वोट दे सकें। बिल्कुल। ये सब अनुच्छेद 19(1)(a) का ही हिस्सा है। और आज के डिजिटल युग में जहां हमारी आधी जिंदगी इंटरनेट पर है, इसका क्या मतलब है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को हमारे इलाके में भी इंटरनेट बंद हो सकता है। तो क्या इंटरनेट बंद करना सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का हनन है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। अनुराधा बसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंटरनेट के जरिए अपनी बात कहना और व्यापार करना दोनों ही अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित अधिकार हैं। अच्छा। लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि इस पर भी सार्वजनिक व्यवस्था जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। तो फिर इसमें नया क्या? नया है आनुपातिकता का सिद्धांत। अदालत ने कहा कि सरकार अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकती। उसे ये साबित करना होगा कि क्या इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना ही एकमात्र रास्ता था? क्या कम कड़े उपाय जैसे कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करना काफी नहीं थे? यानी प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसे कुछ खास अधिकार तो मिलने ही चाहिए ताकि वो सरकार से मुश्किल सवाल पूछ सके। क्या संविधान इस बारे में कुछ नहीं कहता? दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान प्रेस या मीडिया को कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं देता। एक पत्रकार के अधिकार भी उतने ही हैं जितने काम नागरिक के। सच में? हाँ, उन पर भी मानहानि और अदालत की अवमानना जैसे कानून वैसे ही लागू होते हैं। लेकिन क्या राज्य मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकता? हाँ, यहाँ एक सीमा जरूर है। राज्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे प्रेस की आवाज दब जाए। जैसे वो अखबारों के सर्कुलेशन को जानबूझकर कम नहीं कर सकता या उन पर कोई ऐसा खास टैक्स नहीं लगा सकता जिससे उनकी पहुंच कम हो जाए। अच्छा, क्योंकि वो एक तरह से वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अप्रत्यक्ष हमला माना जाएगा। चलिए अब एक और विवादित विषय पर आते हैं, सेंसरशिप, यानी कुछ छपने या दिखाए जाने से पहले ही उस पर रोक लगा देना। क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? यहाँ एक बहुत आकर्षक कहानी है। देखिए, संविधान सीधे तौर पर सेंसरशिप पर रोक नहीं लगाता, लेकिन हर सेंसरशिप को उचितता की कसौटी पर खरा उतरना होता है।
आजादी के ठीक बाद बृजभूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्री सेंसरशिप पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि तब संविधान में प्रतिबंधों के आधारों में सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर जैसा कोई शब्द था ही नहीं। तो फिर ये बदला कैसे? सरकार को ये फैसला पसंद नहीं आया तो संसद ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 19(2) में सार्वजनिक व्यवस्था को एक आधार के तौर पर जोड़ दिया। इस एक बदलाव ने उचित सेंसरशिप के लिए दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब है कि आज फिल्मों की प्री सेंसरशिप यानी सेंसर बोर्ड का उन्हें रिलीज से पहले देखना इसी आधार पर वैध माना जाता है। बिल्कुल। तर्क ये दिया जाता है कि फिल्मों का असर बहुत गहरा और तुरंत होता है, लेकिन ये शक्ति भी असीमित नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आईटी एक्ट की धारा 66A। हाँ, वो तो बहुत चर्चा में थी। उस धारा के तहत कोई भी आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक अपराध था। अब सोचिए, आपत्तिजनक कितना अस्पष्ट शब्द है। बिल्कुल, जो मुझे आपत्तिजनक लगे वो शायद आपके लिए सामान्य हो। एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून इतना स्पष्ट नहीं हो सकता कि लोगों को पता ही न चले कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। अस्पष्टता ही उसे अनुचित बना देती है। और एक खास स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल। उस दौरान तो ये सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं, है ना? हाँ, अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी इमरजेंसी में अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। उस समय प्री सेंसरशिप की भी अनुमति होती है क्योंकि सामान्य मौलिक अधिकारों के नियम लागू नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 19 हमें 6 बेहद जरूरी आजादियां देता है, लेकिन वो एक कोरा चेक नहीं है। उचित प्रतिबंध की अवधारणा, जिसकी अंतिम व्याख्या अदालतें करती हैं, व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाती है। तो असल में अनुच्छेद 19 आपको एक तलवार और एक ढाल दोनों देता है। बोलने की, घूमने की, व्यापार करने की तलवार और सरकार की मनमानी रोकने के लिए उचितता की ढाल, जिसकी असली धार अदालतें तय करती हैं। सही। क्या बेहतरीन उपमा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो अनुच्छेद 19 को समझना सिर्फ वकीलों या छात्रों के लिए जरूरी नहीं है। ये भारत में नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को समझने जैसा है। ये हमें बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और एक समाज के सदस्य के तौर पर हमारी क्या सीमाएं हैं। ये दिखाता है कि हमारी स्वतंत्रताएं पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा बहस है। समाज बदलता है, तकनीक बदलती है और इन स्वतंत्रताओं के मायने भी अदालती व्याख्याओं के जरिए लगातार विकसित होते रहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि वोट डालना अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति का एक रूप है। हाँ। अगर ऐसा है तो उस अभिव्यक्ति को सार्थक बनाए रखने के लिए राज्य की क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ वोटिंग के दिन सुरक्षा देना ही काफी है या चुनाव से पहले होने वाली पूरी बहस को गलत सूचना और नफरत भरे भाषणों से बचाना भी उसकी जिम्मेदारी में आता है? इस डिजिटल युग में उस अभिव्यक्ति की अखंडता को कैसे बचाया जाए?